ओके हेलो दोस्तों। अ, आज 12 जुलाई है, संडे है। तो कल नया वीक शुरू हो जाएगा और नए वीक में निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, हमको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ये सब डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ। और उससे पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे को दोस्तों मार्केट 10,764 पे ओपन हुआ था। उसके बाद 10,819.40 का उसने हाई लगाया था, मतलब 10,820 के आसपास वो जाके आया। वहाँ से उसने जो लो लगाया है वो 10,713 का है और एंड में वो क्लोज हुआ है 10,768 पे। तो एंड में थोड़ी सी रिकवरी होके एक 10,770 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों फ्राइडे को जो गेनर्स रहे उसमें रिलायंस सबसे ऊपर था, क्योंकि बीपी के साथ उसने एक डील की है। तो वो एक बड़ी न्यूज़ थी जिसके वजह से रिलायंस 1880 पे गया है। और आज भी कॉलकॉम का न्यूज़ आया है कि कॉलकॉम ने भी जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक खरीदा है। तो हो सकता है कि रिलायंस मंडे को अभी कल यानी कल फिर से चले। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एक अच्छे खासे रेंज में चल रहा था उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमको आराम से 2080 का एक लेवल हमको मिल जाएगा। तो ये एक कल फिर से हम रडार पे रखेंगे। सन फार्मा अच्छा चला था। आपने देखा रहेगा कि जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें के कुछ स्टॉक्स कल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फार्मा में आज ही एक अच्छी न्यूज़ आई है कि रशिया का एक यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च चल रहा था कोविड का मेडिसिन पे, उसका जो लास्ट स्टेप होता है कि इंसान पे उसका टेस्ट करना, तो वो सक्सेसफुल हुआ है। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है कि मार्केट के लिए कल ये मिल चुका है। ब्रिटानिया लगभग 1.5% ऊपर क्लोज हुआ था। तो ब्रिटानिया में एक रैली हुई थी, उसके बाद उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो अभी वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थमने के लिए ये एक छोटी सी बाइंग यहाँ पे हुई है। अच्छे खासे वॉल्यूम है इसमें, नो डाउट। भारती एयरटेल 574 पे। तो जैसे मैंने हमेशा बोला है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें अगर सबसे सॉर्ट आफ्टर हम लोग कहते हैं, जिसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जिसको ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें ऐसा जो स्टॉक है वो भारतीय एयरटेल है। तो वो 574 पे है। मैंने जब ये 550 पे आया है मैंने इसमें बाइंग की सलाह दी है। तो हमेशा हम लोग इसको 580 585 ऐसे रेंज पे आने के बाद ही प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए। लूज़र साइड में एक्सिस बैंक है जो 3% से ज़्यादा नीचे जाके क्लोज हुआ है। गेल है जो मेरे ख्याल से 106 तक आया था, वहाँ से वो अब नीचे जाके 102 पे बंद हुआ है। इसमें 125 का टारगेट जब आया था, एक साल का सीएल, उसके बाद ये अच्छा चला था। 100 रुपये क्रॉस करके वो उसके ऊपर भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मार्केट के साथ अभी इसमें गिरावट आ रही है। इंडसइंड बैंक भी काफ़ी अच्छा चला था, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के साथ ये भी गिरा है 3% के आसपास, 540 पे है। तो ये जब तक 500 के ऊपर है तब तक इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका जो मोमेंटम है वो हमको गलत साइड में पकड़ ले। आईसीआईसीआई बैंक में भी अराउंड 3% की यहाँ पे गिरावट है, 360 पे ये क्लोज हुआ है। और एचडीएफसी 1888 पे 3% के आसपास, 3.25% के बाद आसपास इस पे क्लोज एक करेक्शन है। मैं सैटरडे को मैं मार्केट में पढ़ रहा था कि जो प्रशांत जैन है एचडीएफसी एएमसी के जो चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर है, उन्होंने जो एचडीएफसी बैंक है उसमें से एक्सपोजर कम किया है और आईसीआईसीआई बैंक में और एसबीआई में उन्होंने और ज़्यादा उनका एक्सपोजर बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से
ये आपको भी रडार पर रखना चाहिए ICICI बैंक। जैसे ही इसमें थोड़ा और गिरावट आ जाए तो इसमें आप खरीदी कर सकते हो। दोस्तों कुछ डिस्कशन करेंगे। खैर ये तो फ्राइडे की बात थी। फ्राइडे को मैंने मार्केट अपडेट्स का वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैं फिर से थोड़ा एक बार रिकैप कर रहा था कि फ्राइडे को क्या हुआ था। तो बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल सबसे पहले हमको ये देखना है कि प्री मार्केट ओपनिंग में एक्शन कैसे रहता है, क्योंकि जैसे मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कुछ चार्ट्स शेयर किए हैं। निफ्टी पे आप देखोगे कि फ्राइडे को जो आखिरी के कुछ मिनट्स है उसमें एक पैटर्न बना है जिसमें आप एक इनडिसिसिव डोजी का फॉर्मेशन है और उसके बाद एक बियरिश कैंडल है। तो मोस्टली ऐसा जब फॉर्म होता है तो वहाँ पे एक बियरिश रैली टाइप कल आ सकता है। तो वो गैप डाउन में मार्केट खुलेगा। तो गैप डाउन में अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया, मतलब जो बड़े बड़े सेलर है उन्होंने शॉर्ट कर दिया, तो कल एक बड़ा रेड कैंडल बनने का पूरा संभावना है। और उसका जो लेवल्स है वो भी मैंने वहाँ पे शेयर किया है। तो आपको ये देखना है कि कैसे मार्केट खुलता है, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिवली खुल रहा है तो हो सकता है कि वो जो भी डे हाई लगा है वहाँ से उसमें बिकवाली आए। लेकिन अगर मार्केट निगेटिव खुल रहा है और निफ्टी 10,730 740 ये रेंज के नीचे अगर जाना शुरू हुआ तो हो सकता है कि ये फिर से 10,670-80 का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था जो हमने पहले भी टेस्ट किया है तो वहाँ तक वापस आएगा। और आज हो सकता है कि अगर कल वहाँ पे उसने क्लोज दिया 10,700 के नीचे अगर निफ्टी ने क्लोज दिया तो ये वीक में हम लोग 10,550 10,500 के रेंज तक हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है कि जो अलग अलग स्टेट्स में फिर से लॉकडाउन लगते जा रहा है, इसको मार्केट थोड़ा नेगेटिवली लेगा। अर्निंग्स में बहुत सारा जो होने वाला था उसको प्राइस ने पहले ही मेरे ख्याल से डिस्काउंट कर लिया था। हर स्टॉक्स के अर्निंग्स का इतना इफेक्ट हुआ नहीं था, वहाँ अर्निंग्स के वजह से ज़्यादा मार्केट नीचे आ नहीं रहा था। लेकिन ये जो न्यूज़ है लॉकडाउन, मेरे ख्याल से इसके वजह से थोड़ा करेक्शन आएगा। बहुत लोग हैं जो कैश पे बैठे हैं, जिनको फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक भावना थी उनके मन में। तो मेरे ख्याल से जैसे ही मार्केट 10,500 पे आएगा फिर से एक अच्छी बाइंग इमर्ज होगी और फिर से मार्केट 10,850 10,900 करते करते 11,000 पहुँच जाएगा। तो ज़्यादा बिकवाली होगी ऐसे फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक 10,500 तक ये वीक में, जुलाई का जो लास्ट वीक है, मेरे ख्याल से थर्ड वीक में हम लोग आ सकते हैं। लेकिन जुलाई का जो एक्सपायरी होगा वो पॉजिटिव नोट पे होगा ऐसे लग रहा है। लेट्स सी अभी आगे कैसे पैन आउट होता है सारा चीज़। तो एक दो और टॉपिक पे बात करेंगे। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या हुआ है, एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कि 3 सोल्जर पैटर्न, या फिर उसका दूसरा नाम ऐसे है कि जो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। क्योंकि जब ग्रीन 3 सिग्नल 3 कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, पहले से दूसरी जो कैंडल है वो ऊपर के तरफ है, ऐसे जब 3 कैंडल्स ग्रीन में बनती है और एक एक बियरिश कैंडल जो उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी बन जाती है और वो तीनों को उसके अंडर ले लेती है, तो ऐसा जब एक पैटर्न बनता है तो वो बियरिश पैटर्न होता है। और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में उस पैटर्न का ये मतलब है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी बिकवाली होगी। तो अगर बैंक निफ्टी में काफ़ी बिकवाली हो रही है तो हो सकता है कि वो निफ्टी को भी ड्रैग करे। नॉर्मल दिन में बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट की गिरावट होती है, लेकिन मेरे ख्याल से कल की अगर बड़ी बिकवाली हो गई तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा निफ्टी भी नीचे आएगा और वो 10,700 के नीचे क्लोज करने का वहाँ पे चांसेस
बैंक निफ्टी पे आपको ध्यान देना है। और बैंक निफ्टी में मोस्टली वही बैंक्स में गिरावट आएगी जो जिसमें थोड़े बहुत कंसर्न है। जैसे हमने देखा कि एक्सिस बैंक करेक्ट हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक करेक्ट हुआ है, एचडीएफसी बैंक करेक्ट हुआ है। तो ये जो मेन 4 काउंटर है जो बहुत ही बढ़िया कंपनीज़ है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एनपीएस का इशू आ सकता है। जैसे आरबीआई गवर्नर ने भी बोला है कि बैंकों को अपना एक कोविड स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए, तो उनको अपना जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसा है, कितना उनका एनपीएस है, और जो मॉरिटोरियम की वजह से जो उन पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो कितना पड़ने वाला है, और उनके पास लिक्विडिटी कितना है, वो कितना और मार झेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बैंक्स को करनी है। ये भी उनको बोला गया है कि आप एक बफ़र बना दो, कैपिटल का एक बफ़र बना दो, ताकि तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो भी आपके पास एक बफ़र रेडी रहना चाहिए। तो बैंक को एक थोड़ा सा एक कॉशियस करने का काम आरबीआई गवर्नर ने किया है, और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से हो सकता है कि जो मार्केट है उसका सेंटीमेंट में थोड़ा फ़र्क पड़ जाए और बैंक निफ्टी में कल एक अच्छी बिकवाली हमको दिखे। तो निफ्टी थोड़ा बियरिश है और बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश है, ये मेरा कल का व्यू है। और जो दोनों में जो कॉल्स है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप उसको कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा बात करेंगे हम लोग रोज़ारी पे। तो रोज़ारी मेरे ही कॉलेज के एक एल्यूमिनाई का कंपनी है, एडवर्ड जी का, जिन्होंने इसको 2003 में शुरू किया था, और उनके साथ उनके फ्रेंड है जो विजेटीआई के एल्यूमिनाई है। तो उन दोनों ने केमिकल में उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था। टेक्सटाइल के बीटेक थे वो, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्लस वेलिंगकर से एमबीए। तो एंटरप्रेनर यहाँ के बहुत स्ट्रॉन्गर है, और बहुत सारे कंपनीज ऐसे होती है जो एंटरप्रेनर ड्रिवन होती है, लोग उसका मैनेजमेंट पे भरोसा करके उस पर पैसे लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी एक कंपनी है। इसके जो बाकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिलेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा कोई आईपीओ आता है तो उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं और वो लोग उसके ऊपर अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो बताते हैं। तो मैं उसके फंडामेंटल्स के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वो 2-3 पॉइंट उसके रखना चाहूँगा। पहला तो ये चीज़ है कि वो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और उसका जो ग्रोथ रेट है वो उसके पेयर्स से ज़्यादा है, तो ये उसका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा चीज़ ये है कि उनका जो सेक्टर है वो स्पेशलिटी केमिकल वाला है। तो जब स्पेशलिटी केमिकल का आप कंपनीज देखोगे तो इस साल 2020 में उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड है, बहुत लोग स्पेशलिटी केमिकल्स के कंपनीज खरीद रहे हैं, और इसके कारण उसका जो पीई है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये जो कंपनी है ये ओवर वैल्यूड है फ़िलहाल, क्योंकि जो उन्होंने मेरे ख्याल से वो काफ़ी ओवर प्राइस है, फिर भी इसमें अच्छी बाइंग आएगी। ये जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब होने ही वाला है, और मैं समझता हूँ कि जो उसका ग्रे मार्केट प्राइस है वो 140% का 140 रुपये का इसमें प्रीमियम मिलने का चांसेस है। तो 565 के आसपास हो सकता है कि ये कंपनी लिस्ट करे, तो इसमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, और हो सके तो उसको आपको फिर से नीचे मिले तो उसको पकड़ लेना है, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कंपनी है, छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप है। तो छोटा कंपनी में ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन साथ में ग्रोथ का चांस भी ज़्यादा होता है। कंपनी का रिस्क तो यही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, मतलब स्पेशलिटी केमिकल जो बनता है मैक्सिमम उनका टेक्सटाइल में जाता है। बाकी के भी उनका अलग अलग यहाँ पे मार्केट में उनका काम चलता है, जैसे एनिमल से रिलेटेड भी वो लोग जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं, उनका भी शैम्पू वगैरह बनाते हैं, फैब्रिक से रिलेटेड उन्होंने बनाते हैं। और अभी कोविड के समय उन्होंने जो हमारा क्या कहते हैं उसको, डिसइंफेक्टेंट्स है,
और जो सैनिटाइज़र्स है, ये सारा चीज़ का भी परमिशन लिया है, ये सारा चीज़ भी वो बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी काम किया है वो मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ टेक्सटाइल से रिलेटेड किया है। उसके ज़्यादा उनके पास कस्टमर है, तो जो 40 से 45% का उनका जो बिज़नेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 कस्टमर से आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा उसका निगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा आप देखोगे तो कंपनी में और कोई निगेटिव पॉइंट है नहीं, लेकिन ये ओवर प्राइज्ड है। और कोविड के ड्यूरेशन में इन्होंने ये कंपनी लाया है, तो यही सोच के लाया रहेगा कि स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर फार्मास्यूटिकल या फिर हॉस्पिटैलिटी, ये सारे हॉस्पिटल, ये सारे टाइप के जो कंपनीज़ है उनको कोविड के समय लिस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको उनका अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पे मिलने का चांस है। तो मैं समझता हूँ कि रोज़ारी बायोटेक आपको ख़रीद लेना है तो ख़रीद सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिस्टिंग गेट प्राइस्ड है, तो जैसे ये नीचे मिल जाए तो आप उसको बाय कर सकते हो फिर से, और जो भी इसका ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मेरे को जो भी बहुत पहले से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि विनती ऑर्गेनिक्स हो, सुदर्शन केमिकल्स हो, या फिर जो आरती ड्रग्स हो, तो ये सारी जो कंपनीज़ है ये मैंने काफ़ी टाइम 2013-14 से मैंने रिकमेंड की है, और वहाँ से लेके अब तक उन्होंने एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में मेरा भी इंटरेस्ट बहुत पहले से है। मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे ये फील्ड ठीक से समझ में आती है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो रोज़ारी बायोटेक है इसमें लिस्टिंग गेन के लिए तो कम से कम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कर देना चाहिए। दूसरा बात करते हैं यस बैंक का, एफपीओ का। तो यस बैंक से मेरा अभी भरोसा उठ चुका है सच कहूँ तो, क्योंकि ये जो बैंक है इसने जो उनके एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनको बहुत ग्रांटेड पकड़ लिया है। उनके लिए ये कुछ नहीं करना चाहते, जबकि जो मार्केट होता है वो इसीलिए होता है कि जो उनका शेयर होल्डर्स है उनको मैक्सिमाइज करके दे जो भी उनका शेयर्स है। तो यहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमेशन तो छोड़ो, इसका सर्वाइवल का यहाँ पे सीन हो चुका है। और आपको पता है कि आरबीआई के निर्देश पे एसबीआई और बहुत सारे बैंक्स ने एक साथ आके इसका एक मैनेजमेंट बनाया है जो यस बैंक को रिवाइव करने में जुटा हुआ है। इन्होंने 3 साल के लिए सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका सारा यहाँ पे स्टॉक्स पहले ही अटका के रखा है, और सिर्फ 25% जो बेचना था वो सब सारे लोग बेच के निकल गए। इसलिए जब एफपीओ अभी इतने कम दाम में अभी आ रहा है, तब जो चाहते हैं कि इसमें से निकल जाए उनको अभी भी निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, और जो नए कस्टमर्स है उनको भी इसमें जो एफपीओ है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से एक ही बेनिफिशियरी है, वो जो बैंक्स जिन्होंने अपने को पहले भी बेवकूफ़ बनाया था। बहुत सस्ते में उन्होंने 10 रुपये पे कुछ एंट्री किया था, 70-75 पे वो लोग बड़ा सा अमाउंट यहाँ से बेच के जो आरबीआई ने बोला है उतना ही % उन्होंने वहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे बेवकूफ़ सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स बन रहे हैं यस बैंक में। तो मैं समझता हूँ कि यस बैंक का जो एफपीओ है वो जिसको लगता है कि इसमें लंबे समय हम लोग रुक सकते हैं सिर्फ उनको ख़रीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है उनको तो ये एफपीओ से दूर ही रहना चाहिए। तो यस बैंक में इतना ही कमेंट्री मैं करूँगा फ़िलहाल। उसके बाद अगर और कुछ बात करने लायक बचा है तो वो है कल कौन से स्टॉक्स में मेरा ध्यान रहेगा। तो मेरा सबसे पहला कल जो ध्यान है वो डीमार्ट पे रहेगा, क्योंकि डीमार्ट का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ख़राब आया है। आप सबको पता है कि कितना उसका रेवेन्यू हो, कितना सेल्स कितना ज़बरदस्त ड्रॉप हुआ है। रेवेन्यू तो चलो ठीक है, उन्होंने जो उनका डिलीवरी सर्विस है डीमार्ट रेडी वो चालू रखा था, बहुत जगह पे डीमार्ट का पिकअप पॉइंट शुरू था,
कूपन सिस्टम शुरू था, जो 5 साढ़े 5 बजे जाकर कूपन लेके आओ और जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर जाके आप अपना सामान लो। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, उसके वजह से उन्होंने अपना रेवेन्यू उन्होंने शुरू रखा, लेकिन जो पहले जैसा था प्री कोविड जैसा उतना रेवेन्यू ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। एंड सेकेंडली जो सेल्स में ड्रॉप हुआ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद स्टॉक में आप देखोगे तो ज़्यादा करेक्शन नहीं है। सिर्फ ये चीज़ हुई है कि मार्केट में जो इतना बुलिशनेस था उसके साथ डीमार्ट ऊपर नहीं जा रहा था, वो थोड़ा थोड़ा नीचे ही आ रहा था। बहुत छोटा छोटा उसमें करेक्शन हो रहा था, बट वो एक रेंज में था और थोड़ा नीचे था। और मैं समझता हूँ कि कल जो इस पे इमीडिएट रिएक्शन आएगा वो एक सिर्फ नी जग टाइप एक रिएक्शन रहेगा। स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाएगा और उसके बाद उसमें सिर्फ बाइंग आएगी। अगर स्टॉक ज़्यादा नीचे जाए 2100 तक, अगर वो नीचे जाए तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो लोग भी इसको पोर्टफोलियो के लिए ख़रीदना चाहते हैं उनको कल एक मौका मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। और जैसे हम कहते हैं कि जो मैगडी का जो बिज़नेस है वो लेस ऑफ अ बर्गर्स है और मोर ऑफ अ रियल एस्टेट है, तो डीमार्ट का भी ऐसा है। डीमार्ट बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे बनते हैं और वहाँ पे जो वॉल्यूम में बल्क बाइंग जो होती है, जो पूरा महीने का राशन लिया जाता है, उसके ऊपर वो अच्छा रेवेन्यू कमाता है। तो मैं समझता हूँ कि डीमार्ट जैसा स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक अगर आपको 2100 पे अभी मिल जाए तो उसको ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा एक साल का उसका चार्ट देख रहा था, उसमें 2072 और 2100 ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो मेरे ख्याल से इतना आसानी से टूटेगा नहीं। तो डीमार्ट है जिसके ऊपर मेरा कल नज़र रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो मेरे ख्याल से रिलायंस ही रहेगा, क्योंकि रिलायंस का जो न्यूज़ है उसके वजह से हो सकता है कि कल उसमें एक रैली आए। लेकिन रिलायंस में मैं अभी इन्वेस्टिंग करने से बहुत डर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक इतना ऊपर है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ही ले लूँगा शायद कल। आईटीसी एक मेरा रडार पे है, क्योंकि आईटीसी में एक जो फॉल आया था वो ऐसे टाइम पे आया जब आईटीसी ब्रेकआउट देकर ऊपर चल चुका था, 205 208 तक वो गया था। तो अब 193 से अगर वो फिर से चलता है तो मेरे ख्याल से 198 200 तक ये जाने की पूरी संभावना है। तो 188 के आसपास अभी फ़िलहाल वहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता है, तो मैं उसमें एक एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। मार्केट अगर कल अच्छा रह रहा है तो मैं BASF में भी एक कॉल लेने की ज़रूर सोचूंगा, क्योंकि BASF पे मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था। तो कंपनी का जो बॉटम लगा है तब से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करके स्टॉक ऊपर चल चुका था, और जो 2000 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के वो ऊपर गया था। उसके 1200 का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के वो ऊपर चला गया था, और वहाँ से उसमें अब एक गैप डाउन होके थोड़ा सा एक गैप डाउन नहीं बोलेंगे उसको, ब्रेक अवे टाइप का एक गैप उसमें बना है, जिसके बाद स्टॉक अभी थोड़ा नीचे आके 1192 पे वो क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप वो देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही उसका क्लोजिंग है, तो जब भी वो स्टॉक ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा वहाँ से फिर से एक छोटा सा वो रैली ऊपर के साइड में देने का चांस वहाँ पे बन जाता है। तो मेरे ख्याल से एक 1180 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के एक 1220 का एक छोटा सा टारगेट के लिए इसमें काम कर सकते हैं। तो BASF एक मेरे रडार पे है कल के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स आइडियाज़ है जिसके ऊपर मैं कल काम करूँगा, और उसके अलावा मार्केट के समय में अगर कुछ वहाँ पे आइडियाज़ जनरेट होती है तो मैं वो ज़रूर मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर करूँगा। दोस्तों आपने देखा रहेगा कि सैटरडे संडे शेयर से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करता, या तो मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करता हूँ, या तो अगर शेयर से रिलेटेड बात करना है तो मैं ट्रेडिंग स्टॉक्स का बात नहीं करता, मैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है वो बात करता हूँ। इससे पहले भी मैंने पावर मैक हो, गोदावरी इंफ्रा हो, गोदावरी पावर हो, और उसके अलावा
फेडरल बैंक हो, एंड चौथा जो स्टॉक था मेरे ख्याल से जागरण प्रकाशन हो। ये 4 स्टॉक का मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इसमें कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी है। तो उसके अलावा मैं अब एक कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, उनको आप लोगों से शेयर करूँ। लेकिन मैं वो शेयर करने के लिए मैं वहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटे छोटे पोल्स बना रहा हूँ, छोटे छोटे क्विज टाइप बना रहा हूँ, जिसके अंडर आप जिसमें आप पार्टिसिपेट करके आप ही उसका आंसर दे सकते हो और उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से टेलीग्राम का ग्रुप चल रहा है। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जाते जाते कि मैं एक चीज़ यूट्यूब पे नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो यूट्यूबर्स है उसमें के कुछ ऐसे लोग हैं जो एनालिस्ट है, जो लोग काफ़ी बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, जो काफ़ी बार टीवी पर भी आते हैं या जिनका नाम है इंडस्ट्री में, ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद प्रोफेशनल ट्रेडर है, बड़ा बड़ा ट्रेडिंग करते हैं और उनका जो नॉलेज है वो यहाँ पे आकर शेयर करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे अपने को हर जगह से यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनको टारगेट करते जा रहे हैं कि और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। अगर आपको किसी से नॉलेज लेना है तो आप लो, नहीं लेना है तो मत लो। यूट्यूब सबके लिए प्लेटफॉर्म है। उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो ऑब्वियसली अगर मेंबरशिप के थ्रू या एडवर्टाइजिंग के थ्रू अगर वो कुछ वहाँ पे कमाना चाहते हैं या कमा रहे हैं तो वो उनका पार्ट है। आप उनको पैसा देना है या नहीं देना है ये एक इंडिविजुअल का खुद का डिसीजन है। तो आप उस डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि दिस इज़ वर्थ बाइंग तो वो बाय करेगा, और जिसको लग रहा है कि नहीं हम जितना फ्री में मिल रहा है यहाँ पे उतना हम लोग सुन लेंगे, 5 पैसा नहीं बनना है या मेंबरशिप नहीं लेना है, ज्वाइन नहीं करना है, वो नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो बाकी के अलग अलग जॉनर के जो यूट्यूबर्स हैं उनका कैटेगरी में आप अपने आप को मत लाओ। आप एजुकेटेड लोग हो, शेयर मार्केट में काम करते हो, काफ़ी पैसा आप यहाँ पे कमा रहे हो, बड़े बड़े ट्रेडर हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सब छोटी मोटी चीज़ों से, जो बहुत चीप मेंटालिटी की बातें हैं, उससे दूर रहो, क्योंकि इससे हासिल तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो हम यूट्यूबर्स हैं जो अपना जो नॉलेज है या एक्सपर्टाइज है यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वो माहौल ख़राब यहाँ पे हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सो बेटर देन गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स, इससे दूर रहो, कंट्रोवर्सी से दूर रहो। यूट्यूब एंड टिकटॉक उनको ही करने दो जो बेरोज़गार है, 18-20 साल के हैं और अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। हमारा वो काम नहीं है। सो बी अ मैच्योर ट्रेडर या मैच्योर एनालिस्ट, एंड ये सब चीज़ों से दूर रहो। एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करो, और किसी को एक्सपोज करना है तो उसके पीछे का एक आपको ये समझना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर अगर खुद चाहते हैं कि कोई उनको हेल्प करे, कोई हैंड होल्डिंग करे, कोई उनको गाइडेंस दे, और वो खुद हो के अगर किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, किसी को ज्वाइन करे, किसी का मेंबरशिप ले रहे हैं, तो वो उनका लुकआउट है। वो ये ओपन मार्केट है और इसको आप फ्री मार्केट ही रखने दो। यहाँ पे कोई किसी का मोनोपोली नहीं चलेगा, हर एक को अपने अपने सब्सक्राइबर यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो बेटर है कि थोड़ा माहौल अच्छा रखो और कुछ नहीं। सो गाइस, जाते जाते मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं NSE सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ। मैं NSE का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं 2009 से मार्केट में हूँ। 2009 से लेकर 2014 तक मैंने सिर्फ इन्वेस्टिंग की है। 14 से लेके मैं 3-4 साल तक फुल टाइम मैं प्रोफेशनल ट्रेडर रह चुका हूँ। बीच में 1 साल का गैप के बाद मैं फिर से मैं अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं खुद के लिए कुछ ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ।
और उसके अलावा मैं जहाँ पे भी मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग का वगैरह मौका मिलता है वो मैं कर देता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो मेरे वीडियोस बनते हैं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए मिलते हैं। इससे मुझे 5 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। ये मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस करता हूँ कि बहुत लोग हैं जिनको हो सकता है कि इसमें से कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिले, क्योंकि मार्केट एक ऐसा चीज़ है ना जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ को हज़ारों तरीके से देखा जाता है। किसी के लिए किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी होती है तो किसी को वो स्टॉक काफ़ी महंगा लगता है तो उसमें वहाँ पे उसको वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लगती है। तो जो भी व्यूज़ है इसमें वो अलग अलग है, इसलिए ये मार्केट है। अगर सबका व्यूज़ सेम होता तो यहाँ पे हर कोई करोड़पति होता या फिर यहाँ पे कोई भी नहीं कमा पाता। तो यहाँ पे इसका ब्यूटी यही है कि यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं एक ही चीज़ के बारे में। इसलिए जो भी अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं तो आपको हर एक से यहाँ पे सीखने मिलेगा। तो उसी कड़ी में हम भी है जो थोड़ा बहुत हमको भी जितना आता है हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। आपको पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मोटिवेशन बना रहे और ऐसे वीडियोस आते रहे। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।